Hi everyone, welcome back to my channel that is Soumya Jha Law in Veins. So, for more videos related to law, please do like, share and subscribe to my channel. ओके सो हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कन्फेशन के बारे में और इस वीडियो में एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एविडेंस दैट इज़ डाइंग डिक्लेरेशन। तो हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। सेक्शन 31 तक ऑलरेडी कवर हो चुका है हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं डाइंग डिक्लेरेशन की तरफ। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे होंगे नोट्स में, डाइंग डिक्लेरेशन क्या है। तो अगर ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो या तो रिटन है, वर्बल है या कंडक्ट है, मेड बाय अ पर्सन हु इज डेड, हु कैन नॉट बी फाउंड, हु हैज़ बीन बिकम इनकेपेबल, whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expenses। ठीक है, तो बेसिकली डाइंग डिक्लेरेशन क्या है कि एक तरीके का रिटन, वर्बल या फिर एक तरीके का कंडक्ट है जो कोई भी पर्सन करता है जो कि जिसकी डेथ हो चुकी है या फिर जो अब मिल नहीं रहा है या फिर जो इनकेपेबल हो गया है या उसका अटेंडेंस पॉसिबल नहीं है जस्ट बिकॉज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंसेस। अब इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। तो डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी मेड टू एनी पर्सन। डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो किसी भी पर्सन को दिया जा सकता है, किसी भी पर्सन को। यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। जैसे हमारा कन्फेशन में क्राइटेरिया था कि आप पुलिस ऑफिसर को जब कन्फेस करते हो तो दैट इज़ इनएडमिसिबल। ओनली जब आप मजिस्ट्रेट को कर रहे हो देन दैट इज़ ओनली एडमिसिबल। बट यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है दैट यू हैव टू गिव द डाइंग डिक्लेरेशन टू अ स्पेसिफिक और अ पर्टिकुलर पर्सन। Dying declaration can be made to any person. Okay. Moving forward, dying declaration has no format. It can be given in any format. कोई भी prescribed format नहीं है dying declaration का। कोई भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है डाइंग डिक्लेरेशन। किसी भी तरीके से डाइंग डिक्लेरेशन दिया जा सकता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, द पर्सन मस्ट हैव डाइड। जिस जो भी बंदा है जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है वो उसके बाद उसकी डेथ हो चुकी है, दैट पर्सन मस्ट हैव डाइड। द मस्ट वर्ड इज यूज, प्लीज नोटिस इट। Okay. Fourth point is it must be related to the cause of death or the circumstances of transaction with which the death caused। वो इस चीज़ से रिलेटेड, वो जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो डेथ के कॉज से रिलेटेड होना चाहिए या फिर उसके सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड होना चाहिए जिसके वजह से उस पर्टिकुलर इंसान की डेथ हुई। ठीक है, तो आई थिंक ये इतना तो समझ आ गया होगा आप लोग। ओके, तो इसमें एक केस भी है, शारदा वृद्धिचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अ लेडी वॉज फ्रस्ट्रेटेड इन लॉज। तो अ लेडी जो है वो बहुत ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड थी। ठीक है, देयर वॉज सम प्रॉब्लम हैपनिंग टू हर एंड इसके लिए वो अपने इन लॉज की वजह से फ्रस्ट्रेटेड थी एंड वो अपने घर पे अपने फादर और मदर को लेटर लिखती है और उसको सेंड करती है। ठीक है, और मे बी फ्रस्ट्रेशन का लेटर हो या फिर उससे रिलेटेड ही वो लेटर लिखकर सेंड करती है। आफ्टर समटाइम्स उस लड़की की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेटर वहाँ पे है उसको मान लिया जाएगा कि ये जो है ये बेसिकली उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के सर्कमस्टांस को प्रूव कर रहा है, उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस को प्रूव कर रहा है बिकॉज ये सेम ट्रांजैक्शन में ये चीज़ें हो रही हैं जिसके वजह से डेथ हुआ। ठीक है, तो उस लेटर को हम यहाँ पे एज अ डाइंग डिक्लेरेशन मान सकते हैं और उसको एज ए एविडेंस यूज़ कर सकते हैं। एक और केस है पकरा नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। यहाँ पे जो डेटर और क्रेडिटर के बीच पे लेटर्स एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, बाद में ये पता कुछ पैसे वैसे का लेन देन होता है, बाद में पता चलता है कि जो डेटर था वो कल्प्रिट था बिकॉज उसने उससे पैसे लिए थे। तो यहाँ पे जो उनके बीच में जो लेटर्स भी एक्सचेंज हुए वो इसी बात के लिए हुए थे कि व्हेन दैट पर्टिकुलर पर्सन उसका वो डेब्ट क्लियर कब करेगा। तो इसी चीज़ से वो वहाँ पे अगेन इस लेटर को कंसीडर किया जाएगा विद द सेम सर्कमस्टेंस ऑफ ट्रांजैक्शन विच कॉज डेथ। ठीक है, दूसरा आगे बढ़ते इंग्रेडिएंट्स जो है, 4 इंग्रेडिएंट्स देखे थे हमने। पांचवा, डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी कंप्लीटेड। डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। तो 6, द पर्सन हु इज़ मेकिंग मस्ट बी कॉम्पिटेंट। जो पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वो अनकॉन्शियस स्टेट में नहीं होना चाहिए या फिर वो
इस स्टेट में नहीं होना चाहिए जिसकी उसकी उसकी कॉम्पिटेंसी कहीं से भी कम होती हो। यहाँ पे ननहार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का भी केस है, ये बैरक में क्लियरली डिफाइंड है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, पॉइंट नंबर 7, इफ मोर देन वन डाइंग डिक्लेरेशन आर मेड फर्स्ट वन विल बी रेलिवेंट। अगर एक से ज़्यादा डाइंग डिक्लेरेशन दिए जाते हैं तो वो जो पहला होगा वो रेलिवेंट होगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, 8th पॉइंट, डाइंग डिक्लेरेशन मेड बाय अ, तो 8 पॉइंट हमारा, डाइंग डिक्लेरेशन मेड बाय अ पर्सन हु वॉज अनकॉन्शियस विल नॉट बी रेलिवेंट। सिमिलरली अभी मैंने ऊपर जैसे बताया कि जो पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन कर रहा है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसी में मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि अगर वो पर्सन अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में है तो उसकी जो चीज़ कही है उसने, उसको हम रेलिवेंट नहीं मानेंगे। ओके, 9th, हमारा जो पॉइंट नंबर 9 है वो ये कहता है माइनर एरर इन रिकॉर्डिंग ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन डज नॉट मेक इट इनवैलिड। अगर कोई भी, जब हम डाइंग डिक्लेरेशन कोई भी पर्सन दे रहा और उसको रिकॉर्ड किए जाने के टाइम पे उस चीज़ को इनवैलिड नहीं मान ली जाएगी, अगर उसमें थोड़े बहुत मिस्टेक्स हुए तो उस चीज़ को इनवैलिड नहीं मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक छोटे से ब्रीफ में लिख रखा है कि जो बेसिस है डाइंग डिक्लेरेशन का वो बेसिकली 3 है, डेथ, नेसेसिटी एंड बिलीफ। ठीक है, डेथ, नेसेसिटी एंड बिलीफ। अब यहाँ पे एक केस है हमारा, क्वीन एम्परर्स वर्सेस अब्दुल्ला, दिस इज़ अ वेरी फेमस केस लॉ। यहाँ पकड़ा नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर भी बहुत फेमस है, एंड क्वीन एम्परर्स वर्सेस अब्दुल्ला भी बहुत ही फेमस केस लॉ है, एज वेल एज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे अ गर्ल वॉज रेप्ड एंड जो रेपिस्ट था उसने उस लड़की का थ्रोट कट कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट आउटकम शी वॉज अनेबल टू स्पीक, वो बोल नहीं पा रही थी। ऑन द पोजिशन ऑफ द डेथ शी वॉज आस्क्ड क्वेश्चंस बट कुड नॉट स्पीक, उससे क्वेश्चंस किए जा रहे थे कि हु डिड दिस, हु वाज द कल्प्रेट, और उसको फिर भी बोला जा रहा था कि कुछ तो वो रिलेवेंट चीज़ बोले सो दैट कि कल्प्रेट जो है, अक्यूज जो है, उसको फाइंड आउट किया जाए, बट शी वॉज अनेबल टू डू सो उस वहाँ पे उसके सामने बहुत सारे लोगों को लाया गया, देर वे मल्टीपल अक्यूज, उसके सामने लाया गया। जब मेन अक्यूज आया उसके सामने तो शी मूव्ड हर हैंड्स, तो उसने अपने हाथों को हिलाया एंड हर डाइंग डिक्लेरेशन वॉज एक्सेप्टेड, एंड उसके इस हैंड मूवमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन मान लिया गया था और इसको एज अ डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो इसमें यही चीज़ कही है कि इट वॉज सेड दैट द जेस्चर्स भी जो होंगे डाइंग डिक्लेरेशन अगर कोई पर्सन दे रहा है देन दैट विल बी एक्सेप्टेबल। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जो कंडक्ट है किसी पर्सन का, अगर वो एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, उससे कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ हो रहे हैं, देन दैट विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल। एक और केस है कुशाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। यहाँ कहा गया कि डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट बी इक्वेटेड विद कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन को हम इक्वेट नहीं कर सकते हैं कन्फेशन में। इफ देयर इज नो अदर एविडेंस बट द डाइंग डिक्लेरेशन इज मेड voluntarily and was truthful, then there is no need for फर्दर कोरोबोरेटिव एविडेंस। ओके, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस केस में कही गई कि हम डाइंग डिक्लेरेशन को इक्वेट नहीं कर सकते हैं कन्फेशन से। ऑल्सो अगर कोई भी दूसरा एविडेंस नहीं है, दूसरा एविडेंस की, किसी भी दूसरे एविडेंस की प्रेजेंस नहीं है, और जो डाइंग डिक्लेरेशन दिया गया है वो बहुत ही वॉलंटरली दिया गया है और वो काफ़ी ट्रूथफुल है, देन इन दैट सिचुएशन में दूसरे किसी भी कोरोबोरेटिव एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। तो कन्विक्शन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, बट इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर कि जो कन्विक्शन है वो डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे किया जा सकता है, उसमें कोई दूसरे एडिशनल एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, बट जो डाइंग डिक्लेरेशन होना चाहिए इट मस्ट बी वेरी मच क्रिस्टल क्लियर। ओके, डिफरेंस क्या है ब्रिटिश लॉ के डाइंग डिक्लेरेशन में और इंडियन लॉ के डाइंग डिक्लेरेशन में? सबसे पहला, डेथ कॉज इज एसेंशियल, जो डेथ हो रहा है वो बहुत ही एसेंशियल है यहाँ ब्रिटिश। तो डेथ कॉज जो है, अगर किसी भी कोई भी पर्सन का डेथ जो हो रहा है किसी भी चीज़ की वजह से, वो बहुत ही एसेंशियल है। इंडिया में क्या है ऑन द अदर हैंड कि यहाँ पे मतलब नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कनेक्शन शुड बी होमोसाइड, जो यहाँ पे चीज़ हो रही है वो होमोसाइड होनी चाहिए, बट इंडियन लॉ में होमोसाइड प्लस सुसाइड दोनों ही केस एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ब्रिटिश लॉ में कंप्लीट और जो वो डाइंग डिक्लेरेशन है वो कंप्लीट और क्लियर होना चाहिए, जो पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन रहे वो कंप्लीट और क्लियर होना चाहिए, बट इंडियन लॉ में नीड नॉट टू बी कंप्लीट एंड क्लियर। एसेंशियल नहीं है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो कंप्लीट और क्लियर ही हो, अगर वो इंसान थोड़ी सी भी छूट हो गई है तो दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल।
ओके, तो आई थिंक अभी दोनों का ब्रिटिश लॉ और इंडियन लॉ में जो डिफरेंस है डाइंग डिक्लेरेशन में वो समझ आ गया होगा। बेसिस फिर से मैं बता दे रही हूँ, डेथ, नेसेसिटी और बिलीफ है। और क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला के केस को आई थिंक आप शॉर्ट में नोट डाउन करके फिर उसको आप खुद से लिख सकते हैं कि क्या है इस केस में बेसिकली। एंड सेम फॉर पकला नारायण स्वामी वर्सेज एम्पर। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट केस जो है हमारा वो है आर वर्सेस बेडिंगफील्ड। On a trial for murder, it appeared that the deceased, with her throat cut, came suddenly out of a room in which she had left the prisoner, and that she had left the prisoner, and she said immediately after coming out of the room and shortly before she died, "See what Harry had done to me." इट वॉज हेल्प। यहाँ पे क्या हुआ कि ट्रायल फॉर मर्डर के टाइम मर्डर का ट्रायल चल रहा था, एंड जो डिसीज थी उसका थ्रोट अपने उसका थ्रोट कट था, एंड वो शी सडनली केम आउट ऑफ द रूम से वो सडनली केम आती है, एंड शॉर्टली इन जस्ट बिफोर शी डाइड वो एक स्टेटमेंट देती है, "सी वॉट हैरी हैड डन टू मी", देखो हैरी ने क्या किया मेरे साथ। इट वॉज हेल्ड दैट हर स्टेटमेंट वॉज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस, उसका जो एविडेंस था, उसका जो सॉरी स्टेटमेंट था वो एडमिसिबल नहीं था एज एविडेंस, either as dying declaration, or it did not appear that she was in fear of death, or as res geste as it was made after the transaction was complete। तो उसको एडमिसिबल नहीं माना गया डाइंग डिक्लेरेशन के लिए, बिकॉज दैट वॉज वेरी इनकम्प्लीट, एंड यहाँ वहाँ पे ये भी नहीं दिख रहा था कि शी हैज़ अ फियर ऑफ डेथ और समथिंग लाइक दैट। ना ही उस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया एज अ रेस जेस्टे एज इट वॉज मेड आफ्टर, क्योंकि वो रेस जेस्टे उसी सिचुएशन में, बिकॉज अगर वो सेम ट्रांजेक्शन में हो, बट हेयर यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन था वो शी मेड दैट स्टेटमेंट आफ्टर द ट्रांजेक्शन वॉज कंप्लीट। सो उस चीज़ को एडमिसिबल नहीं मानी गई थी और उसको उस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया था एज अ एविडेंस। Moving forward, next section, relevancy of certain evidence for proving in subsequent proceeding the truth of facts therein stated। ठीक है, इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। एविडेंस गिवन बाय अ विटनेस फर्स्ट इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग और before any person authorized by law to take it is relevant in a subsequent judicial proceeding or a later stage of the same proceeding। कोई भी चीज़ जो कोई भी एविडेंस जो कि किसी विटनेस के द्वारा दी गई हो किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, या फिर किसी भी पर्सन के सामने जो कि ऑथराइज्ड है उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर एविडेंस को लेने के लिए, देन उस पर्टिकुलर एविडेंस जो होगा वो रेलिवेंट होगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और उसको बाद में प्रोसीडिंग्स में यूज़ भी किया जा सकता है। ओके, यहाँ पे और भी पॉइंट्स है। फर्स्ट, व्हेन द विटनेस इज डेड, सेकेंड, व्हेन ही कैन नॉट बी फाउंड, थर्ड, व्हेन ही इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस। इन सारे सिचुएशन में उसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, व्हेन ही इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस। फोर्थ, व्हेन ही इज केप्ट आउट ऑफ द वे बाय when he is kept out of the way by adverse party, जब उसको अलग रखा गया हो adverse party के द्वारा। when his presence cannot be obtained without an amount of delay or expenses which the court considers unreasonable, जब उसके प्रेजेंस जो है वो नहीं मिल रहा है, बेसिकली वो नहीं आ पा रहा है बिकॉज बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है या फिर काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहा है वो, देन इट कैन बी यूज्ड, बट सच एविडेंस विल बी एडमिसिबल ओनली। बट ये सारे एविडेंसेस जो होंगे वो एडमिसिबल होंगे ओनली इफ, यहाँ पे 3 कंडीशंस है, इफ द प्रोसीडिंग वॉज बिटवीन द सेम पार्टी और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंटरेस्ट। अगर जो प्रोसीडिंग हो रही है वो सेम पार्टीज़ के बीच में हो रही है या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में हो रही है जिसका सेम इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर केस से। सेकेंड, इफ द एडवर्स पार्टी इज द फर्स्ट प्रोसीडिंग हैड द राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन। अगर जो एडवर्स पार्टी है उसके पार्टी जो है फर्स्ट प्रोसीडिंग में उसके पास राइट है और अपॉर्चुनिटी है कि वो क्रॉस एग्जामिन करे। एंड थर्ड, इफ द क्वेश्चन इन इशू वेयर सब्सटैंशियली द सेम इन द फर्स्ट एज द सेकेंड प्रोसीडिंग, जो क्वेश्चन इन इशू था फर्स्ट में वो सेम हो, ठीक है, वो सेम हो इन द सेकेंड ऑल्सो। तो आई थिंक ये तीनों कंडीशंस आपको क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई, डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, इसके सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, सारे इंपॉर्टेंट केसेस, शारदा वृद्धि चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, पकड़ा नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर,
Emperor, then Queen Empress versus Abdullah, Kushal Rao versus State of Bombay, आर वर्सेस बेडिंगफील्ड। तो इन सारी ये 5-6 केसेस, आई थिंक आपको सारे के सारे केसेस क्लियर हो गए होंगे। और अगर किसी भी सब्जेक्ट, लॉ सब्जेक्ट का आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ यू कैन DM मी ऑन माई Instagram ID, दैट इज सौम्या झा लॉ इन वेरिएंस _ में सारे हैं। ऑल्सो आई ड्रॉप द लिंक ऑफ माई Instagram ID इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन DM me फ्रॉम ओवर देयर। और कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का, और या फिर अगर इस टॉपिक का भी अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर एविडेंस का नोट्स चाहिए तो यू कैन DM me ओवर देयर एंड फॉलो मी ऑल्सो ऑन माई Instagram पेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।